यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ पार्ट्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं बेसिकली। सबसे पहला है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे यानी उसके बीनीथ नीचे की तरफ एक ग्लैंड है, इसे आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसकी एक पी यानी मटर की तरह की शेप होती है। और 9 हार्मोन्स जो हैं वो इन्हीं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जिन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये दोनों किडनीज़ होती हैं और दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है। इसी तरह थाइमस भी जो है थायराइड से थोड़ा सा नीचे की पोर्शन में होता है। थायराइड जो है वो आपके नेक रीजन में होता है, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो है वो लिवर में मौजूद होता है और ये बाइल भी प्रोड्यूस करता है, जिससे आप खाना जो है वो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इंसुलिन प्रोडक्शन में भी पैनक्रियाज का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ओवरी एंड टेस्टिकल्स ये काम करते हैं स्पर्म्स एंड एग्स को रिलीज़ करने में। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं आपके पास। यहाँ पर जो है, अगर सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 9 हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे कि रिलीज़ होते हैं, और ये सारे के सारे 9 हार्मोन्स यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले ये जो GH है, GH स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। यही गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है, अगर मेल है तो उसमें स्पर्म्स की रिलीज़ होगी, और फीमेल हैं तो उसमें मैचुरेशन में जो है वो एग्स रिलीज़ होंगे। और इसके अलावा इसमें मिल्क प्रोडक्शन भी जो है वो एक्ट होता है। एंड नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली यहाँ थायराइड से भी रिलीज़ होगा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है। और यहाँ जो है सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, और यहाँ से रिलीज़ के बाद ही थायराइड ग्लैंड एक्शन में आता है, और फिर उसके बाद जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर जो है ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है, और ये कंट्रोल करता है स्टेरॉयड लेवल को। स्टेरॉयड लेवल के अलावा जो है कोल्ड, हीट, पेन, फ्राइट इन्फेक्शंस जो भी हैं, ये आपकी बॉडी में ये वाला हार्मोन कंट्रोल करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोस्ट्रोफिक हार्मोन। एंड नेक्स्ट हार्मोन है FSH। FSH जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये जो है कुछ हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के असल में 3 पार्ट्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है जो आपके ब्रेन के लास्ट पार्ट से बिल्कुल नीचे है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हैं। फ्रंट साइड को आप एंटीरियर लोब कहेंगे, बैक साइड को आप इंटीरियर लोब कहेंगे, फ्रंट साइड को आप एक्सटीरियर लोब कहें, प्रोस्टीरियर लोब, एंड जो सेंटर में उसकी जगह है उसको आप कहेंगे मीडियन लोब। और इन तीनों से एक से जो है वो 6 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक से 4, और एक से जो है वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसी तरीके से जो है वो आपके स्टमक, पैनक्रियाज में जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, इसको हम फर्दर अभी जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म में भी पढ़ेंगे। टेस्टिस हैं, किडनीज़ हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, इन सब से लिवर से डिफरेंट तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और इन सब का जो है वो अपने अपने फर्दर फंक्शंस हैं जो आपकी पूरी बॉडी को में डिफरेंट होने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक साइकोलॉजिकल लूप है। अगर एक फंक्शन जो है होम्योस्टेसिस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, और उसको मज़ीद परफॉर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल चला जाएगा कि इस फंक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब फीडबैक मैकेनिज़्म 2 तरह का होता है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वो इनहिबिट करता है, ख़त्म करता है, जो एक्शन उस वक्त हो रहा होता है उसको ख़त्म कर देता है, और पॉजिटिव जो है वो इनिशिएट करता है किसी एक्शन को। यहाँ पर इस एग्जांपल में जो है पैनक्रियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, जो लिवर में ग्लूकागॉन की सूरत में स्टोर हो रहा होता है। ये ग्लूकोज को ग्लूकागॉन की सूरत में सेव करवाता जाता है। जिस वक्त ग्लूकोज की कंसनट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन उसके नतीजे में प्रोड्यूस करता है, और वो लिवर में ग्लूकोन से ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही उसकी जो है रिलीज़ कम होती है, नॉर्मल लेवल पे ये होगा कि ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो गया, ग्लूकोजन से ग्लूकागॉन में कन्वर्जन हो गई, और अगर ग्लूकोज डिक्रीज़ हो गया तो इस सूरत में इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, और ग्लूकागॉन जो ऑलरेडी लिवर में मौजूद है अब वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो ग्लूकोज की
कंसंट्रेशन कम हो गई है तो उसके नतीजे में ये होगा कि लिवर में जो ग्लूकागॉन आपने ग्लूकोज से स्टोर किया था अब वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपके ब्लड में जो इस वक्त ग्लूकोज की कमी हो गई है उसको पूरा किया जा सके। सो फीडबैक मैकेनिज़्म असल में एक ब्रेन को फीडबैक देता है कि कौन से फंक्शन को परफॉर्म करवाना है और कौन से फंक्शन को स्टॉप करना है, कहाँ इनिशिएशन होगी और कहाँ पर यहाँ पर इनहिबिशन होने की ज़रूरत है। सो दीज वर द टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जितना भी आपकी बॉडी का बैलेंस है, जितना भी कंट्रोल है कंप्लीट बॉडी के अंदर, चाहे हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, डिसीजन मेकिंग है और थिंकिंग से ही डिसीजन मेकिंग बनता है, तो ये सब के सब जितने भी आपकी बॉडी में प्रोसेस हैं वो सब के सब ह्यूमन ब्रेन के अंदर कंट्रोल होते हैं। ह्यूमन ब्रेन का कंप्लीट एक नेटवर्क है जिसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी कहते हैं। नर्व इम्पल्सेस पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं और वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो काम करती हैं, यानी सेंसेस को रिसीव करती हैं, रिसीव करने के बाद आपके ब्रेन तक लेकर जाती हैं और जिस भी हिस्से में जो भी इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं वो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन से सिग्नल लेकर आपके इफेक्टिव एरिया तक जाते हैं। ब्रेन का जो वेट है वो है 3 lbs यानी 1.5 kg और इस 2% पार्ट में 2% वेट में 85% वेट सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम पे मुश्तमिल होता है। सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पर आपको इस इमेज में जो रिंकली पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारे का सारा सेरेब्रम है। अब ये रिंकल्स क्यों हैं? रिंकल्स इसलिए हैं क्योंकि ब्रेन के जो है एक ट्यूब की तरह है, जैसे एक रॉप या रस्सी आप देखते हैं, जब आप उसको कंप्रेस करके रखते हैं तो वो कम स्पेस कवर करती है एज़ कम्पेयर टू उसको एरेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ये रिंकल्स से परेशान नहीं होना आपने। ये रिंकल्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। इट्स अ सेइंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक। नेक्स्ट 86 बिलियन नर्व सेल्स न्यूरॉन्स से होते हैं। अभी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो ब्रेन का जो सेल होता है उसका नाम होता है न्यूरॉन्स। इसी तरीके से दूसरे सेल्स जो हैं दूसरी बॉडी पार्ट के, उन सब के भी अलग नेम्स होंगे। न्यूरॉन्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो 86% ये सेल्स 86 बिलियन सेल्स होते। ग्रे मैटर जो है, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में आपको डिफरेंस। अभी ग्रे मैटर के बारे में सिर्फ इतना समझ लें कि जितने भी न्यूरॉन या नर्व सेल्स हैं वो सब मिलकर ग्रे मैटर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन का स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। अब इन सब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भी नेक्स्ट मजीद कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इनको इतने जो है वो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि आपको सबके सब फंक्शंस को जो हैं वो इंडिविजुअल एलेबोरेट हों कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। अभी हमने सेरेब्रम की बात की थी कि 85% जो वेट है वो सेरेब्रम की वजह से होता है और सेरेब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, यानी फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम आता है, तो लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरेब्रम ही कवर करता है। फोर ब्रेन के भी नेक्स्ट 3 पोर्शंस हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या है? टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 85% वेट बनाता है। डिवाइडेड इनटू हेमिस्फेयर, और सेरेब्रम को जो है वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आपने ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें या वॉलनट का स्ट्रक्चर देखें, वॉलनट का स्ट्रक्चर और ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी रिजेम्बलेंस में आता है कि और वॉलनट सेंटर से थोड़ा सा जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। इसी तरीके से आपका ब्रेन भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को आप राइट हेमिस्फेयर और दूसरे को लेफ्ट सेरेब्रो हेमिस्फेयर कहते हैं। अब इस सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? सेरेब्रम का फंक्शन है थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स, जो भी आप फील करते हैं दैट्स अंडर कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। आपके इमोशंस, फीलिंग्स इसमें आती हैं। इसके अलावा जितनी भी सेंसरी ऑर्गन है उनमें से कुछ, मोस्टली सीइंग, हियरिंग, वो आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। डिसीजन मेकिंग एंड स्पीच, जो आप बोलते हैं और जो डिसीजन आप लेते हैं दैट्स अंडर कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। जी स्टूडेंट्स, आपके जो ब्रेन है, आप इट्स नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक,
लेकिन आपने सुना होगा कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। इंसान को सुपीरियर, जितनी भी यूनिवर्स में क्रिएशन है उन सब में सुपीरियर इंसान को कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? दैट्स बिकॉज ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन की जितनी यूनिकनेस ह्यूमन ब्रेन को दी गई है वो किसी और क्रिएशन को नहीं दी गई। किसी और क्रिएचर का वो ब्रेन नहीं है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। तो इस दिमाग की बेस पर ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। जी, नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है वो सेरेब्रम से नीचे मौजूद होता है, उससे बीनीथ है। जैसे आपको ये सेरेब्रम सारा पार्ट जितना भी रिंकली पोर्शन है ये सेरेब्रम है, उसके डाउनवर्ड ये आपको छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये सेरेब्रम कहलाता है। सेरेब्रम का क्या फंक्शन है? ये सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेंसरी फंक्शंस में जो है हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, ये सब के सब फंक्शन आपके थैलेमस के अंडर कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बेस पे मौजूद होता है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये जब थैलेमस जहाँ ख़त्म होता है उसके बेस पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर, थर्स्ट, जो भूख बार बार लगती है, प्यास जो है, ये सब कुछ सब, और बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। सो फोर ब्रेन आपको समझ आ गया। इसमें जो है 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरेब्रम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हेमिस्फेयर्स उन्हें कहते हैं, सेरेब्रो हेमिस्फेयर। और इसमें मैक्सिमम जो फंक्शंस हैं वो 4 ब्रेन के अंदर कंट्रोल होते हैं। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, टेम्परेचर, हंगर और सेंसरी फंक्शंस जो हैं वो 4 ब्रेन के अंदर कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो स्मॉलर पार्ट है। जितना स्मॉल पार्ट है आपके ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट था फोर ब्रेन एंड स्मॉल पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो सेरेब्रम से डाउनवर्ड मौजूद होता है। ये आपको थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है जो थैलेमस के नीचे है। हाइपोथैलेमस तो उस तरफ है, थैलेमस के नीचे आपको नज़र आएगा। सेरेब्रम के नीचे भी कह सकते हैं इसे, और थैलेमस से बिलो भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो है इतना हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। सो मिड ब्रेन क्या है? स्मॉल पार्ट है और सेरेब्रम से बिलो मौजूद है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और ब्रेन तक पहुँचाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि 4 ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट है सेरिबीलम। अब मोस्टली स्टूडेंट्स सेरिब्रम और सेरिबीलम को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये सेपरेट टर्म्स हैं और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। सबसे पहला पार्ट है सेरिबीलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेरिबीलम जो है वो सेरेब्रम से नीचे मौजूद होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सेरिबीलम, यहाँ आपको जो है वो सेरिबेलम मौजूद है। ये भी हेमिस्फेयर से डाउनवर्ड मौजूद होता है और एक अलग शेप में आपको नज़र आ रहा है। और सेरिब्रम का जो फंक्शन, सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है और प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट बनाता है। जी, नेक्स्ट है आपके पास पोन्स। पोन्स एक ओवल शेप का, ओवल शेप कहते हैं एग शेप की, जिस तरह की शेप होती है उसी तरह ओवल शेप होती है, और ये मिड ब्रेन से डाउनवर्ड मौजूद होता है। आपकी जो स्लीप है, स्वेलोइंग, यानी जो आप खाना निगलते हैं, दैट्स कॉल्ड स्वेलोइंग। स्लीप, इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, जिससे आपने जो है वो सेरिबीलम में प्रीसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट के बारे में और बैलेंस के बारे में पढ़ा। तो कुछ हिस्सा जो है वो पोन्स में भी कंट्रोल होता है। इक्विलिब्रियम यानी आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। टेस्ट भी जो है वो पोन्स के कंट्रोल में होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पोन्स। ये आपको पोन्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये भी जो है वो मिड ब्रेन से डाउनवर्ड है, मिड ब्रेन से बिलो है यहाँ पर पोन्स। और पोन्स का फंक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, टेस्ट को कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग एंड टेस्ट यानी आपके टेस्ट को कंट्रोल करता है, तो जो खाना आप निगलते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्लीप पैटर्न्स को भी कंट्रोल करता है। लास्ट पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो जब आपका पूरा ब्रेन सो जाता है, सिर्फ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक वाहिद हिस्सा है जो कि नहीं सोता। ये है पार्ट आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, और इसके बाद यहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसे हम पढ़ेंगे। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन का जो उस वक्त भी एक्टिव होता है जब आप सो रहे होते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है उस वक्त आपकी बॉडी में, और डाइजेशन को भी।
जी, ब्रेन के बाद अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से ही रिलीज़ होने वाला पोर्शन है। असल में ये एक ट्यूब है, थिन सी ट्यूब है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होती है और लास्ट में जो है वो लंबर रीजन यानी कमर तक जो है वो जाती है। और जिस तरीके से ब्रेन को भी मेनिंग्स की यानी 3 लेयर्स की एक शीट है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसी तरीके से जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंगस की लेयर होती है जो सिक्योर करके रखी हुई होती है। और इसके साथ जो है वो पेयर ऑफ वर्टेब्रीज होते हैं जो फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। यानी जब आप अपनी बॉडी का आउटर पार्ट मूव करना चाहें, चाहे आप उसको डॉर्सल वेंट्रल फॉर्म में, अपराइट फॉर्म में मूव करना चाहें तो आप उससे मूव करवा सकते हैं, क्योंकि इन बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पर। और ये 4 रीजन्स में डिवाइड हुआ होता है। 4 रीजन्स में सबसे पहला पार्ट जो है उसे आप कहेंगे सर्विकल, स्पाइन वर्टिब्री, देन थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कॉक्सिस। ये सब जो है पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। 2 पेयर होता, एक का पेयर होता है, यानी हर एक में 2-2 बोन्स होती हैं। और ये सब के सब जो है वो यहाँ आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होता हुआ लास्ट तक जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर यानी जो इसकी थिकनेस होती है वो 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब नेक्स्ट जो है वो इसका अगर कट करके क्रॉस सेक्शनल हिस्सा देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन में ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इसका जो सेंटर पार्ट है इसको आप कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर बटरफ्लाई की तरह का पार्ट है जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये इसे आप ग्रे मैटर कहेंगे और ये थोड़ा सा बटरफ्लाई की शेप का होता है। और पोस्टीरियर पार्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट यही होता है जो बटरफ्लाई की फॉर्म में होता है, इसे आप कहते हैं ग्रे मैटर। और जो इसके बाद इसका सेंट्रल पोर्शन है इसे आप कहते हैं वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड नर्व, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व है जिसे फैटी एसिड की लेयर, जब हमने एक्सॉन्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें फैटी एसिड की लेयर होती है जो श्वान सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो जो ग्रे मैटर है उसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स फाइबर्स हैं। जबकि वाइट मैटर में माइलिनेटेड नर्व्स और ट्रैक्ट्स दोनों मौजूद होते हैं। तो इसीलिए जो है ये वाला पोर्शन, जो साइड वाला पोर्शन है, इसको आप कहेंगे वाइट मैटर और जो इंटीरियर पोर्शन है इसको आप कहेंगे ग्रे मैटर। और इसके साथ साथ आपको साइड पर जो है ये 2 डॉर्सल रूट और स्पाइनल नर्व्स नज़र आ रही हैं। असल में दोनों स्पाइनल नर्व्स हैं, एक डॉर्सल साइड है और एक वेंट्रल साइड है। यानी जो डॉर्सल साइड है वो ये करती है कि सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेकर आती है और वेंट्रल साइड जो है मैसेज वापस लेकर जाती है। यानी मैसेज के नतीजे में जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको लेकर वो इफेक्टर तक जाएगी। तो यहाँ से आपको इस पार्ट से डॉर्सल और स्पाइनल नर्व्स का क्या काम है, इसका स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये है कि सेम फंक्शन है जैसे ब्रेन करता है। सेंटर ऑफ मैसेजेस होती हैं, यानी मैसेजेस के लिए एक पाथवे या कंडक्शन फराहम करता है। सबसे पहले मैसेजेस आते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के मैसेजेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही रिसीव करेगा और उसके नतीजे में वो इम्पल्सेस को जारी करेगा और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वहाँ पर इफेक्टर तक उन मैसेजेस को लेकर जाएगा।